ये बात सही है, उसके साथ टक्कर सामना करें। 13 अप्रैल को प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़की थी। प्रोटेस्टर्स ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के बल का प्रयोग किया था। अब इस मामले में पुलिस साजिश, हिंसा और हिंसा के मास्टरमाइंड जैसे आरोप लगाते हुए कार्रवाई कर रही है। कि जब मेरी क्लाइंट 11 तारीख को जेल चली गई थी तो 13 तारीख में वो पुलिस की गाड़ी को कैसे क्षतिग्रस्त कर सकती है। जो मेरी क्लाइंट है इतनी बुद्धिजीवी है, आप उसके सोशल मीडिया पर देखेंगे, जगह जगह जाकर झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर अवेयरनेस के लिए काम करती है, मजदूरों के बीच में जाकर अवेयरनेस के लिए काम करती है। अभी उनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाया है। तो कोई किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसकी स्क्रीनशॉट दिखा के और ये कि कोई और व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, तो पूरा ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का हवाला दे रहे हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई ऐसी चीज़ प्रोसिक्यूशन अभी तक नहीं दिखा पाया है जिसमें कोई हिंसक किस्म के मैसेज भेजे गए हैं। और जहाँ तक ये बताते हैं कि बिगुल की सदस्य हैं, बिगुल के व्हाट्सएप ग्रुप पर थी, क्या बिगुल इनकी जानकारी में नहीं था कि बिगुल एक ऐसी संस्था है जो शोषित, उपेक्षित और मजदूर किसान लोगों की मदद के लिए आवाज़ उठाता है। आप देख रहे हैं द वायर और मैं हूं श्रुति शर्मा। 25 वर्षीय आकृति नेट क्वालिफाई करके PhD में दाखिला के लिए तैयारी करती थी। मूल रूप से वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर की रहने वाली आकृति पिछले कुछ समय से दिल्ली में रह रही थी। अभी उनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाया है। मतलब आकृति से राष्ट्रीय सुरक्षा को कथित तौर पर खतरा है। अप्रैल में नोएडा में एक मजदूर आंदोलन हुआ था। नोएडा के फैक्ट्री वर्कर्स वेतन बढ़ाने और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोटेस्ट में शामिल होने या उसके समर्थन में बोलने लिखने वालों पर अब कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने स्टूडेंट एक्टिविस्ट आकृति चौधरी और सीनियर जर्नलिस्ट सत्यम वर्मा पर NSA लगा दिया है। आकृति और सत्यम मजदूरों के प्रोटेस्ट में शामिल अन्य एक्टिविस्टों और मजदूरों के साथ पहले से ही पुलिस की हिरासत में है। 13 अप्रैल को प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़की थी। प्रोटेस्टर्स ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के बल का प्रयोग किया था। अल्लाह बचाएंगे, गुरदान बचाएंगे, तो फिर कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। कल से प्रशासन नहीं चाहती है कि हम लोग लाठी की दम पे वो हमारा दमन कर सके। लोग इधर उधर छितराज है, लेकिन आज हमें ये करने की जरूरत है कि लोग ना छितराए। हम लोग अपने डिमांड के साथ अपने हमारे ये बात सही है, उसके साथ डटकर सामना करें। जबकि पुलिस का कहना है कि भीड़ हिंसक हो गई थी और हालात को काबू में करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। मात्र 2 जगहों पर इंसाइटमेंट और वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें पुलिस बल के द्वारा मिनिमम फोर्स यूज करते हुए, न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए स्थितियों को काबू में लाया गया था। कुछ ग्रुप्स जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को शुरू कराया था, उन ग्रुपों ने इसमें इंसाइटमेंट करने के लिए कुछ नए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, कुछ नए सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिएट किए गए और उनके माध्यम से लगातार मजदूरों को वायलेंस करने के लिए, आर्सनिंग करने के लिए इंसाइटमेंट किया गया, उकसाया गया। इस पर भी हम लोगों के द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। अब इस मामले में पुलिस साजिश, हिंसा और हिंसा के मास्टरमाइंड जैसे आरोप लगाते हुए कार्रवाई कर रही है। NSA लगाना इसी कड़ी का हिस्सा है। हमने आकृति चौधरी के पिता और उनके वकील से बात की, जिन्होंने गिरफ्तारी, आरोपों और NSA लगाए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। आकृति ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। क्लास 10 में उसका 95% से एबव मार्क्स है, क्लास 12 में 95% से एबव है। ग्रेजुएशन दौलत राम से की है, यहाँ पे मास्टर्स किया है DU से मॉडर्न हिस्ट्री में, नेट क्वालिफाइड है। अभी उसका रिजल्ट आया है जिसमें वो अभी लॉ वाला एग्ज़ाम में उसमें भी उसने पास हुई है। और वो स्टूडेंट यूनियन करती थी और साथ में गरीबों के लिए ये अपना मजदूर या आंगनवाड़ी सेवकों के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करती थी। और एक कुछ वो गरीब मोहल्ले में जाके बच्चे लोगों को ट्यूशन पढ़ाना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सोशल वर्क के साथ जुड़ी रही है। वो सोशल वर्क के साथ जुड़ी रही है। जो मेरी क्लाइंट है इतनी बुद्धिजीवी है, आप उसके सोशल मीडिया पर देखेंगे, जगह जगह जाकर झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर अवेयरनेस के लिए काम करती है, मजदूरों के बीच में जाकर अवेयरनेस के लिए काम करती है।
उसका अरेस्ट 11 तारीख को किया गया था शाम को 6:50 पे। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, सारा दिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। रात को 8 बजे जब मैं ऑफिस से घर गया, वाइफ बताई कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तब मैंने उसके एक फ्रेंड को फ़ोन किया तो उसने हमको बताया कि इसकी अरेस्टिंग हो गई है शनिवार को ही। 15 तारीख को ऑन डेस्क जज ने बेल दे दिया था उसको, जैसा कि उसके फ्रेंड ने बताया हमको। शाम में बेल देने के बाद जो पुलिस वाले आते हैं उसमें और 1-2 धारा ऐड करते हैं, 191(1), 191(2). ये धारा ऐड करने के बाद उसकी बेल वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। लास्ट ट्यूसडे को रात को 11:02 में SHO फेज़ 2 का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि जी आकृति पे NSA लग गया है। और कल मतलब यानी कि 13 तारीख को शाम में 5 बजे कोर्ट में हमको एक पेपर रिसीव कराया जाता है, 4 लाइन का सिंगल पेपर जो NSA का है, वही है बस। अभी तक तो और कुछ नहीं है। ये लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थे, अलग अलग लोग थे। जैसे आकृति चौधरी वो एक स्टूडेंट है और जाहिर सी बात है कोई स्टूडेंट होगा और स्टूडेंट की मांगों को लेकर कहीं कोई कुछ गलत हो रहा है तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा, और ये बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। आकृति बिल्कुल एक स्टूडेंट होने के नाते वो दिशा के तौर पे जुड़ी थी जो स्टूडेंट्स के जेन्युइन मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। आदित्य नौजवान भारत सभा से जुड़े हुए थे, वही नौजवान भारत सभा जो भगत सिंह ने 1926 में बनाया था, जिसको आज ये टेररिस्ट और फलाना ढिमकाना कह रहे हैं। तो ये भगत सिंह के ऑर्गेनाइजेशन को आज पाकिस्तानी और टेररिज्म का नाम दे रही है सरकार। रुपेश रॉय बिजली के आंदोलन से जो वहाँ पे लोगों को डूब क्षेत्र जो कहते हैं, ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में एक बड़ी आबादी बिजली से वंचित थी, उनको बिजली दिलाने का काम रुपेश ने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को मोबिलाइज करके किया था। उस ग्रुप को, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को, रुपेश को आज पाकिस्तानी कहा जा रहा है। हिमांशु ठाकुर भी खुद एक स्टूडेंट थे और वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। मनीषा चौहान नौजवान भारत सभा की मेंबर थी, वो एक टेक्सटाइल वर्कर है, लेकिन वो एक नौजवान है और वो जानती है कि आज नौजवानों को केवल अपने लिए और खाओ पियो ऐश करो जैसी कुसंस्कृति जो लोगों के बीच मौजूद है, उसके बरक्स मनीषा चौहान ने नौजवान भारत सभा, जो वास्तव में लोगों और नौजवानों को एकजुट और संगठित उनके बुनियादी मांगों पर करने वाला संगठन है, वो उसके साथ जुड़ी हैं। तो सृष्टि गुप्ता एक आर्टिस्ट है और वो इसीलिए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग जो एक आर्टिस्ट का ग्रुप है जो वास्तव में मानता है कि आर्ट को केवल गैलरीज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आर्ट लोगों से निकलता है और वास्तव में लोगों की आवाज़, लोगों की बात उनके आर्ट में झलकनी चाहिए और उसको आर्ट वापस लोगों तक लेके जाता है, इसीलिए वो इस तरीके के ग्रुप से जुड़ी थी। तो बिल्कुल ये लोग एक्टिविस्ट हैं और ये कहने में न तो इनको और न हम जो इनके साथी हैं हमें कोई संकोच है। और जहाँ तक ये बताते हैं कि बिगुल की सदस्य हैं, बिगुल के व्हाट्सएप ग्रुप पर थी, क्या बिगुल इनकी जानकारी में नहीं था कि बिगुल एक ऐसी संस्था है जो शोषित, उपेक्षित और मजदूर किसान लोगों की मदद के लिए आवाज़ उठाता है? आपने कभी उसको बैन किया? जिस मकान में ये आकृति रहती थी उस मकान मालिक को कहा कि इनसे खारिज करा दो और वहाँ से इसका सामान तक फिकवा दिया है। तो ये सरकार का क्या कहें, इस प्रशासन का अत्याचार है। हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 19 में जो हमारे राइट दिए गए हैं उनको दबाया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त की जा रही है। आज मीडिया पे भी इनका दबाव है, एडवोकेट पर भी दबाव है और जो कोई विरोध करेगा उसका तो दबाव है ही। इतने सारे एक्यूज्ड हैं जिनको पुलिस ने जेल में बंद रखा है, तो फिर आकृति के ऊपर ही NSA का चार्ज क्यों लगाया? आकृति के लिए इसलिए लगाया गया क्योंकि जो बिगुल का एक ग्रुप था, जब पुलिस ने देखा और जैसे आकृति के वीडियो थे, आकृति ने हर वीडियो में ये कहा है कि भाई शांत रहें, शांतिपूर्वक आंदोलन करें, हमारी भीड़ में ही कुछ पुलिस के और इन पूंजीपतियों के, उसमें आकृति ने खुलेआम अपने भाषण में ये कहा है कि इस भीड़ में पुलिस के और इन पूंजीपतियों के व्यक्ति मौजूद हैं, वो कभी भी कोई ऐसी घटना कर सकते हैं जिससे हमारा ये आंदोलन विफल हो जाएगा। और उसमें एक वर्कर जो है, सोशल वर्कर, और वो मज़दूर भी है रिचा ग्लोबल या किसी कंपनी की, उसमें वो मनीषा जो है, उस मनीषा के घर को मतलब इस हालत की है वो कि वो 10-10 हज़ार रुपये के लिए मोहताज है। तो विवाद छोटी छोटी समस्याओं से शुरू हुआ और वो समस्याएं जो थी
वो श्रम आयुक्त ने भी मानी है कि भाई यहाँ ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदार लोग जो है इसको जो है मिसयूज कर रहे हैं, कंपनी से कुछ पैसा उठाते हैं और वर्करों को कुछ पैसा देते हैं। और अभी ऑर्डिनेंस भी पास किया गया है शासन का कि भाई इनकी न्यूनतम मजदूरी इतनी कर दी जाए। अगर इस काम को सरकार पहले ही जागृत हो जाती तो आज ये आंदोलन नहीं होता, ना तो इनको गरीब मजदूरों को जेल में डालने की आवश्यकता पड़ती, ना इससे सरकारी मशीनरी का कोई दुरुपयोग होता। जी, तो कोर्ट में जब भी सुनवाई हो रही है तो पुलिस वहाँ क्या तर्क दे रही है, क्या कह रही है? पुलिस केवल व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ स्क्रीनशॉट निकालती है और उन स्क्रीनशॉटों को कोर्ट के सामने पेश करते हैं कि जो बिगुल संस्था जिसके डायरेक्टर सत्यम वर्मा हैं, उनका जो वो भी उसमें मेंबर हैं, सत्यम वर्मा भी, वो भी उसके वो नहीं हैं, लेकिन वो मज़दूरों का है। तो उस पर ये होता है कि भाई वहाँ के आंदोलन में क्या चल रहा है। वहाँ के आंदोलन जो होते हैं वो देशव्यापी होते हैं। स्वतंत्रता जो मिली थी वो पूरे देश को एक साथ मिली थी। तो उस ग्रुप पे केवल इतना आ रहा है कि भाई आकृति, रूपेश, मनीषा और सृष्टि को जो पुलिस ने इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया है, उनके साथ व्यवहार किया गया है, उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। तो आवाज़ उठाना हमारा मौलिक अधिकार है, तो ये आवाज़ उठाने का ही कारण है। और जहाँ तक मज़दूरों की भी बात है, मज़दूरों की केवल ये पीठ दिखा रहे हैं। आज तक किसी भी वीडियोग्राफी या कोई ऐसी नहीं है कि किसी भी कार्यकर्ता या मज़दूर के द्वारा कोई आगजनी, तोड़फोड़ या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। वो भीड़ थी, कौन थे वो आज तक इनको खोज नहीं पाए हैं। जो मेरे क्लाइंट हैं या और 8-10 लोग बुद्धिजीवी वर्ग के, उनके द्वारा कोई भी ऐसा अगर एक भी कोर्ट के सामने आज तक एक भी ऐसी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, ये है। और अभी बेल पे सुनवाई चल रही है, तो अभी इनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जिससे इनको जेल में रखा जाए। ये तो केवल तानाशाही है और इस तानाशाही के अंदर ही इनके ऊपर दिन प्रतिदिन जो है कोई ना कोई मुकदमा लगाया जा रहा है, कभी धाराएं बढ़ाई जाती हैं। केवल इनको ये जेल में रखना चाहते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मुकदमे छूटने लायक हैं। आज 14 मई को जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान क्या था? उस सुनवाई में जो है पुलिस, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उसके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया है कि भाई जो है अभी पेपर पूरे नहीं हैं और इसमें जो हमें डेट दे दी जाए। कुछ वो और एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट को तकरीबन 1 महीना 4 दिन आज जेल में हो चुके हैं और आज तक वो मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए हैं जिससे कि वो हैं। लेकिन क्योंकि न्यायालय से वो समय मांगते हैं और ये दिखा देते हैं कि भाई राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, इसको साबित कैसे कर पाएंगे, ये उनके हाथ में है। आज तक हमें ये भी गिरफ्तारी का मीमो तक भी ये नहीं दे पाए हैं कि गिरफ्तारी के समय हमारी जामा तलाशी में क्या मिला था और हमें कहाँ से गिरफ्तार किया है। जबकि सोशल मीडिया के पास ये सारी एविडेंस है, लोगों के पास हैं, सारी मीडिया पर वो घूम रहा है कि इनको जो है मेट्रो स्टेशन से दिनांक 11 अप्रैल 2026 को शाम को तकरीबन 5:30 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया गया था। और NSA लगाने की सूचना कब दी गई आपको या उनके परिवार को? मेरे को अभी कोई सूचना नहीं दी गई है, केवल आज उनके द्वारा न्यायालय में बताया गया है और उनके फादर को कल यहाँ पे कह रहे थे कि भाई हम आपको एक नोटिस सर्व कराते हैं। तो जहाँ तक है, मैं केवल व्यक्तिगत रूप से कोई सूचना नहीं दी गई है अभी तक भी। जो भी है सुनने में आ रहा है, न्यूज़पेपर में मिला है, तो न्यूज़पेपर वालों ने मेरे से कल पूछा था तो मैंने उसे बताया कि हाँ भाई सत्यम वर्मा और उसके खिलाफ़ यहाँ पुलिस बता रही है कि भाई हम NSA की कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कागजात या कोई अभी कोई कागज़ हमें नहीं दिया गया है। बताते हैं कि उसके फादर को, आकृति के फादर को कोई नोटिस दिया गया है, लेकिन उसमें कोई ना तो डेट है ना कुछ है, जैसा वो बता रहे हैं। और इस मामले में अब तक पूरा कितना FIR हुआ है पूरे मामले में प्रोटेस्ट के बाद, और कितने लोगों को ऑलमोस्ट वो गिरफ्तार? देखिए, फेज 2 पर 3 FIR हैं, क्राइम नंबर 163, 164 और 165। मेरी क्लाइंट केवल एक क्राइम नंबर 363 में नेम्ड एक्यूज है, बाकी किसी में नेम्ड एक्यूज भी नहीं है। केवल पुलिस जो है, और उस FIR इतनी हास्यप्रद है कि वो 12 तारीख को है, 10 तारीख की घटना दिखाई देते हैं, उसमें कोई क्षतिपूर्ति, किसी भी प्रकार की क्षति का कोई नहीं उल्लेख है। अब पुलिस जो है कि भाई पुलिस के ऊपर जो है गाड़ी
ये देखते हुए कि पुलिस की टोपी रखी हुई थी और उस गाड़ी पर पथराव किया गया। तो क्या ये मतलब एक बड़ा सोचने वाला विषय है कि जब मेरी क्लाइंट 11 तारीख को जेल चली गई थी तो 13 तारीख में वो पुलिस की गाड़ी को कैसे क्षतिग्रस्त कर सकती है। बेल एप्लीकेशंस की हियरिंग अभी लगातार चल रही हैं पिछले 5 दिनों से। हर दिन किसी न किसी क्योंकि मज़दूरों की भी बेल एप्लीकेशंस लगी हैं, तो अभी बेसिकली बेल एप्लीकेशंस में तो पहले तो पुलिस 3-4 हियरिंग में तो कि अपना कोई भी स्टेटस रिपोर्ट ही लेके नहीं आई, लेकिन अभी जब स्टेटस रिपोर्ट वो केस डायरी लेकर के आ रही है उसमें पुलिस की ओर से क्या आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग वायलेंस को इंस्टिगेट कर रहे थे। ये लोग मौके पे पहला एफआईआर में आप अगर आप एफआईआर पढ़ेंगी और आप या फिर जितने भी रिमांड ऑर्डर हैं उसमें कई जगह पे ये मेंशन है कि ये मौके पे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने हिंसा की, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के चार्जेस हैं। और ये पुलिस जब वहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रही है तो कह रही है कि नहीं ठीक है, ये लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, ये लोग साजिश कर रहे थे। तो जब हमने इसको ऑब्जेक्ट किया कि क्या आपके पास क्या सबूत है साजिश के, इन्होंने बोला हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। हमने बोला ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के चैट दिखाइए। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के चैट में क्या है, वीडियो अपलोड कर दो, और वो भी आदित्य सत्यम के मैसेजेस नहीं हैं, वो उनके एक ग्रुप के मेंबर हैं। और उसमें क्या है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे इसकी वीडियो अपलोड कर दो, यहाँ पे कल यहाँ पे इकट्ठा होने का टाइम क्या है, ये किसी और के मैसेजेस हैं। इस तरह के जो व्हाट्सएप, और हर किसी का सेपरेट है, जैसे हर कोई 7 लोग किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, ये भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो रही है। तो कोई किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में है, उसकी स्क्रीनशॉट दिखा के और ये कि कोई और व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, तो पूरा ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का हवाला दे रहे हैं, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई ऐसी चीज़ प्रोसिक्यूशन अभी तक नहीं दिखा पाया है जिसमें कोई हिंसक किस्म के मैसेज भेजे गए हों। और प्रकाश में आए तथा कथित संगठन मजदूर बिगुल दस्ता जो वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है और उनके अनेक राज्यों में सक्रिय हैं, इस संबंध में विभिन्न राज्यों को समन्वय किया जा रहा है। और यहाँ तो पुलिस ये बताती है कि इसकी विचारधारा वामपंथी विचारधारा है। क्या आपने कभी वामपंथियों को बैन किया? मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी से पहली पार्टी वामपंथी पार्टी है। आप उसको तो बैन नहीं करते। अगर मेरी विचारधारा वामपंथी है या मेरी विचारधारा भाजपाई है या समाजवादी है तो क्या मेरे को बैन कर देंगे? ये विचारधारा का सवाल है। तो आप किसी विचारधारा को दबाना चाहते हैं, लेटर मेरे पास है जिसमें पुलिस ये लिख के देते कि वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इनको जेल से रिहा ना किया जाए। तो बिल्कुल ये लोग एक्टिविस्ट हैं, और ये कहने में न तो इनको और न हम जो इनके साथी हैं हमें कोई संकोच है। ये हैं एक्टिविस्ट, और हम लोग भगत सिंह की राह पर चलने वाले लोग हैं। भगत सिंह ने जो रास्ता दिखाया था कि आने वाले वक्त में नौजवानों का ये कार्यभार होगा कि देश में जो बुनियादी लोगों की आम ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो हम भगत सिंह के वारिस हैं, और इसमें हमें कोई संकोच नहीं है कहने में कि हम एक्टिविस्ट हैं और हम ये काम करते हैं। आकृति को यूपी पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताए जाने पर उनके पिता कहते हैं कि उनके परिवार में पीढ़ियों से कई लोग सेना में सेवा देते आए हैं। वह बताते हैं कि जिस घर के सदस्य 1962 के इंडिया चाइना युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का हिस्सा रहे हों, उस घर की लड़की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकती है। उन्होंने बताया कि आज भी उनके परिवार में उनके कई रिश्तेदार भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। ये जो NSA लगाया गया, इससे आप कितने घबराए हुए या कोई घबराहट नहीं है। मुझे अपनी बेटी पर फक्र है, कोई घबराहट नहीं है मुझे। तो वो 1 महीना क्या 1 साल भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटी भी जब लड़ने के लिए तैयार है तो हम लोग काहे नहीं लड़ेंगे। हमारी बेटी बोल्ड है।